से आपका साहित्य विद मनीषा में आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का नाटक अंजो दीदी। आइए करते हैं अंजो दीदी नाटक को बिना किसी देरी के शुरू। अंजो दीदी एक मूल्यांकन, ये कमलेश्वर द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया है। अंजो दीदी की वस्तु का संबंध अभिजात्य वर्ग से है। अभिजात्य कुल की नारी अंजलि के मानस में जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने की प्रवृत्ति के बीच संस्कारगत है, जो कि उसे गोद लेने वाले नानाजी से विरासत में मिले हैं। अंजो में अपने वर्ग की वे सारी प्रवृत्तियां हैं जो टस से मस होना नहीं चाहती। उसके अपने व्यक्तित्व में वह हट है जो दूसरों को परास्त कर देता है, जिसके शिकार है वकील साहब, जो अपने विवाह से पहले उन्मुक्त बंधनहीन सरिता की भांति बह रहे थे, जिसका आभास मात्र उनकी सैलानी कोशिशों के रूप में कभी कभार उठता है। आरंभ में ही अंजो के प्रचंड अनुशासन की झलक मिल जाती है। वहाँ खींच भी है जो बिगड़ी हुई मशीन को बनाने वाले मैकेनिक में पुर्जे ठीक करने से ना चलते देख आ जाती है। अंजलि नौकरानी से कहती है, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। तनिक कड़े स्वर में, तुम कर क्या रही हो? 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का कहीं पता नहीं। उसी उलझन में वहाँ बच्चे को पुकारती है, नीरज बेटा कपड़े बदल लिए तुमने? और कहती है, अपने पापा से कहो नहा कर सीधे इधर आए। फिर पलटती है, अभी तक स्नान नहीं किया और 8 बजने को आए हैं। सुबह 8 बजे वाली पाबंदी घर के हर काम, व्यवहार, भोजन, शयन आदि सभी पर लागू है। पर यह सब कैसे निपटा है? क्या अंजलि केवल दिखाने के लिए ऐसा करती है? निश्चय ही नहीं, क्योंकि अंजलि का मनोविज्ञान ऐसे स्तर पर संगठित हुआ है कि उसकी यह सनक ऊपरी या थोथी नहीं दिखाई देती। इस सनक को चालित करने वाली शक्ति है उसका अखंड अहमवादिता की यहाँ भीषणता ही उसके दुबले पतले इकहरे शरीर की मोहकता है। उसके शरीर की असाधारणता भी उसे असामान्य नहीं बनने देती, हास्यास्पद भी नहीं बनाती, क्योंकि नाटककार ने बड़ी कुशलता से उसकी इस प्रवृत्ति का संबंध एक पीढ़ी पहले नानाजी के इतिहास से जोड़कर रखा है। जीवन के हर क्षेत्र के प्रति उसका अपना निजी दृष्टिकोण है। बाप से लेकर बेटे तक, घर की व्यवस्था से लेकर नौकरों के रहन सहन और अदब कायदे की मान्यताओं तक उसका चाबुक मार करता है, और इस चाबुक की मार उसकी मृत्यु के बाद तक अगली पीढ़ी पर पड़ती रहती है। जब अंजलि का चित्र आता है तो सहसा एक अतिशय व्यस्त, दुबली पतली, खूबसूरती से तराशी आधुनिका का रूप मुखर हो उठता है, जिसके प्रभाव से घर भर में एक संयत हलचल की आवाज़ कानों में पड़ने लगती है। सीमेंट के फर्श पर उसके फुर्ती से चलते कदमों की सरसराहट गूंजने लगती है। ऐसा लगता है कि कुर्सी मेज सहमे से रखे हैं। दरवाजों और खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे धीरे धीरे हिल रहे हैं। तेज हवा भी उन्हें झकझोर नहीं सकती, घड़ी जोर से घंटा नहीं बजा सकती, चादर शिकन डालकर ने का साहस नहीं कर सकती। नौकरानी मुन्नी और नौकर राधू सिर्फ सीमित आवाज में बोल सकते हैं। रसोई घर में बर्तन धीरे धीरे खनक रहे हैं, उनमें से कोई भी गिरकर आकस्मिक शोर नहीं मचा सकता। एक सभ्य आतंक घर की सारी हलचल में व्याप्त है। हर कमरे में जिंदगी है, पर उफान के बाद ठंडे पड़ते दूध सी स्वच्छता, दुधियापन और निर्भरता उसमें अवश्य है। अंजलि की आंखें हर अव्यवस्था, छोटी से छोटी गलती और अनियमितता को ताक रही है। घर का हर पुर्जा अपनी नियमित गति से चलने के लिए बाध्य है। वहाँ तेजी नहीं पकड़ सकता, धीमा नहीं पड़ सकता, और इस सब को देखकर भी अंजलि संतुष्ट नहीं दिखाई देती। उसके इस आतंक के बावजूद कोई ऐसी रहस्यमय घुटन है जो उसे चैन नहीं लेने देती। हर व्यवस्था को देखकर वहाँ तिलमिलाई झुंझलाई सी घूमती रहती है। उसके उस प्रचंड अहम की तुष्टि में कोई शाश्वत कठिनाई है जो अवरोध बनकर खड़ी है, जो उसके अहम को निरर्थक और प्रभावहीन करती जा रही है, और इस हार को स्वीकार न कर पाने के कारण वहाँ घुटती घुटती उस सीमा तक जा पहुँचती है जहाँ से नाश की रेखा शुरू होती है, और वहाँ हठी अभिमानिनी नारी अपने स्वयं के नाश से भी उसी कार्य को फलित करना चाहती है जिसे वहाँ जिंदा रहकर न कर सकी। वकील साहब द्वारा शराब पीने की आदत को न छोड़ पाना उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। जब वहाँ उसमें अपने हार के लक्षण देखने लगती है तो भीतर से चटका हुआ उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाने को व्याकुल हो जाता है।
लेकिन उसके नाश में भी वहाँ शालीनता और संयम है, जो नष्ट होते हुए भी अपने टूटने को स्वीकार नहीं करना चाहता। जीवन की इस विफलता को लिए हुए एक दिन अंजू अपनी रहस्यमय मृत्यु का आभास केवल अन्नों को देकर टूट जाती है और अपने हटीले अहम का स्वयं स्वीकार होकर दया की पात्र हो जाती है, पर वहाँ मरकर भी जीवित रहती है। उसका आतंक पूरे परिवार पर हावी रहता है। उसका जुल्म सर नहीं झुकाता। अपनी इस अर्ध विक्षिप्त अवस्था में वहाँ अपने अहम को सहेजती, मानव को मशीन बना देना चाहती। उसका चक्र चलता रहता, वहाँ उन्हें ठीक अपनी तरह से चलाती। वहाँ कहती है, जीवन एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयाँ हैं, नियमबद्ध एक दूसरी के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले और हम सब उसकी सुइयाँ बन जाए। अंजू को इस का गर्व है कि वकील साहब को उसने अपनी तरह ढाल लिया है। नीरज के संबंध में जब अन्नू बात करती है तो अंजू जैसे स्वयं अपने को शाबाशी देते हुए कहती है, सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम उसमें ना पाओगी। नीरज को भी उसने पुर्जा बना डाला है, क्योंकि अंजू के कथनानुसार वहाँ सुबह समय से उठता है, डैडी के साथ सैर को जाता है, कपड़े बदलकर समय पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है, आराम और खेल के समय का पूरा ध्यान रखता है, समय पर पढ़ता है और समय पर आराम करता है। और अंजू के जुल्म की उग्रता तो इस बात के पीछे है कि वह नीरज को कमिश्नर बनाना चाहती है और नीरज स्वयं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता है। यह जुल्म वस्तु जगत से लेकर मानसिक धरातल तक छाया हुआ है। इतने भीषण दबाव के नीचे जिन विकृतियों का उग आना साधारण जीवन में असंभव था, वे ही विकार पनपने लगते हैं। उनका साकार रूप अंजू की मृत्यु के बाद नीरज और नज़ीर की बातों तथा नीरज के हाव भाव और दिलचस्पियों में मिलता है। पर यह जुल्म समाप्त नहीं होता और ओमी के रूप में जैसे उसकी रूह मृत्यु के 5 वर्ष बाद भी उसी शक्ति और आतंक को लिए हुए अपने कार्य में रत रहती है और वकील साहब के जीवन को अपनी परिधि में कसकर सार्थकता प्राप्त कर लेती है। और वकील साहब उस दरिया से है जो अपनी अल्हड़ता, मनमोजीपन, मस्ती और स्वच्छंदता खोकर नपी तुली बंदी नहर में तब्दील कर दिया गया हो। वे अंजलि के इशारों पर नाच रहे हैं, अपने व्यक्तित्व की किसी बहुत बड़ी कमजोरी के कारण नहीं, वरन अंजू के आदर्शों के प्रति सहज आकर्षण के कारण। वकील साहब का जीवन ही सारी वास्तविकताओं को स्वीकार करता है, उनसे जूझता, चढ़ता उतरता, टूटता बनता, अंत तक पहुँचते पहुँचते अतः करुणा से भर उठता है, जो टूटते टूटते यदि एक और बन पाया तो दूसरी ओर बनते बनते टूट भी गया। यथार्थ और आदर्श का ऐसा संश्लिष्ट गुम्फन ही वकील साहब के सारे इतिहास को जीवन की संज्ञा प्रदान करता है, जो करुणा के गीले गीले आंसुओं से नम विषाद की हल्की सी छाया में लिपटा हुआ सहसा अपने एकांत कमरे से निकल सामने आकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे अस्फुट से शब्दों में कहता है, मैं पहाड़ी दरिया था, तुम मेरे यौवन की हसरतों की कल्पना नहीं कर सकते। मैं ही वह नहर हूँ जो इतना नियंत्रण बर्दाश्त कर सकी और मुझे लक्ष्य तक ले जाने की कोशिश करने वाली शक्ति सहसा टूटकर बिखर गई। पर आज मैं उसके इंतज़ार में इस आदर्श के मरु में अपना सिर पटक रहा हूँ। इससे उसे शांति मिलती होगी, अंजू की आत्मा सुखी होती होगी। और अंत में उनके तड़प कर कहे गए वे शब्द, ज़रा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले अंजू। मैं तुम्हें क्या कहूँ, इस कमरे पर बरसों से तुम्हारा जादू तारी है, लेकिन श्रीपत ठीक कहता है, यहाँ जादू टूटना चाहिए। इस घर को घड़ी की तरह नहीं, इंसानों की तरह जीना चाहिए। धीरे धीरे प्याले को उठाकर होठों तक ले जाते हैं, पर हाथ रोक लेते हैं। नहीं भाई, मैं नहीं पी सकता। अंजू के जुल्म और उसकी सनक की बात मैं मानता हूँ, पर जब उसने इस सनक के लिए जान दे दी तो मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। जाने जिंदगी कितने दिन और हैं, क्या इन चंद दिनों के लिए उसकी रूह को तकलीफ दूँ? गिलास रखकर अपने कमरे की ओर चलते हैं, फिर मुड़ते हैं। लेकिन तुम पियो, मौज करो, इस कमरे का जादू तोड़ो, हंसो, शोर मचाओ, जियो। फिर मुड़ कर जाते हुए, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और श्रीपत वहाँ प्रवृत्ति मूलक पात्र है, जो अंजू की असंगतियों और सनक के भ्रम को तोड़ने के लिए एक दर्शन लेकर
नाटक में अवतरित होता है। उसका दर्शन अपनी प्रकृति में मध्यम वर्गीय है। जीवन के रहन सहन, हाव भाव, नैतिकता, सम्मान भावना और सबसे ऊपर समय की सख्त पाबंदी। यदि सनक की सीमा छूने लगे तो वहाँ उसका विरोधी है। वहाँ जब आता है तो साथ में मस्ती लाता है, जीवन को सरल बनाने का संदेश लाता है और अपने फक्कड़पने से अंजों के घर की सब संगतियाँ, व्यवस्थाओं के आग्रह और समय के शासन को अस्वीकार कर अपनी तरह से चलने पर मजबूर कर देता है। श्रीपद भी उतना ही शक्तिशाली और क्रियात्मक है जितना कि अंजलि, पर जहाँ अंजलि असाधारण होते हुए भी अजीब और काल्पनिक नहीं लगती, वहीं श्रीपद अंजलि के संदर्भ में झूठा झूठा सा लगने लगता है। अपनी इकाई में श्रीपद पूर्ण और वास्तविक है। ऐसे सैलानी जीव, रमते जोगी एक नहीं हजारों पड़े हैं, जो जीवन के छोटे छोटे आदर्श बनाए उन्हें व्यवहारिकता में अपनाते हुए दुर्लभ आदर्शों की रूढ़ता प्रदर्शित करते रहे। श्रीपद निश्चय ही आदर्शवादी है, पर धार्मिक आदर्शवादी नहीं, जैसे कि अंजलि। श्रीपद एक झंझा की तरह परिवार में आता है, सब और अस्त व्यस्तता उत्पन्न कर देता है और अंजों के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा हो जाता है। फिर 20 बरस बाद अंजों के जादू को वहाँ उस परिवार से काट फेंकता है। केवल 2 उपस्थितियों में जो कार्य श्रीपद कर जाता है, वहाँ उस जैसे व्यक्ति के ही वश की बात है। वहाँ जीने की सलाह देता है, जीवन का संतुलन देता है और अपनी मस्ती से एक खुमार सा छोड़ता हुआ अदृश्य हो जाता है। श्रीपद ही वहाँ पात्र है जो अंजों के जुल्म को समझ पाता है, उसके दुष्परिणामों का लेखा जोखा लगा पाता है, क्योंकि वहाँ इतना विनत है जो जीवन में सब कुछ स्वीकारता चले। उसके दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता है और विश्लेषण उसकी क्रिया पर। उसकी तर्क प्रणाली कहीं भी नहीं उभरती, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही मौजी, मुंहफट और एकदम खुला हुआ है। ग्रंथियाँ तो उसमें है ही नहीं। इसके विपरीत वकील साहब बड़े ही नर्म और सब कुछ स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति हैं। अंजों के आतंक को भी वे कभी तर्क पर नहीं कसते, उसकी अति का विश्लेषण नहीं करते और जो सामने आता है उसे स्वीकार करते जाते हैं। परिवार में श्रीपद के प्रवेश करने से पहले वे एकदम निर्भीक से रहते हैं। जो है सो ठीक है वाली उनकी प्रवृत्ति है, पर जीवन में ऐसे पात्र बहुत होते हैं जो दूसरों के सुझाने से चेतते हैं। जब कोई अन्य उनके जीवन की आलोचना करके उनकी निरहता को उघाड़ देता है तो सहसा असंतोष की भावना उनके मानस में प्रवेश कर जाती है। यही मनोवैज्ञानिक सत्य वकील साहब के जीवन में चरितार्थ हो उठता है। उनकी सुप्त चेतना में इसका बीज श्रीपद की बात से जड़ पाता है, जब वहाँ कहता है, वाह जीजा जी, आपको अपनी कसम भगवान को साक्षी जानकर कहिए, शादी की कल्पना में ज़्यादा आनंद है या शादी में? याद है ना, मैं अंजू दीदी की सगाई के सिलसिले में आपसे मिलने आया था। कितना हंसते थे आप, कितने ठहके लगाते थे, कितनी बेपरवाही थी आपके स्वभाव में, जो जी चाहे खाते थे। और अब इतनी देर से बैठे हैं और एक ठहाका भी तो आपने नहीं लगाया। आपकी कसम, आप तो हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हो। हालांकि आप अभी एडवोकेट भी नहीं बने। जब एक वकील जज नज़र आने लगे तो समझिए कि वहाँ बुढ़ा हो गया है। वकील तो जवानी का प्रतीक है और जज बुढ़ापे का। कसम आपकी जीजा जी, शादी ने आपको बुढ़ा बना दिया है। और क्यों जीजा जी, अपना वचन तो आप नहीं भूले। पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने कहा था कि एक बार फिर दिलकुशा होटल में। श्रीपद के इस कथन से वकील साहब को सहसा अंजों के जुल्म और अपनी निर्हिता का एहसास होता है और प्रकट विद्रोह कर सकने की अक्षमता के कारण वे उन राहों पर मुड़ जाते हैं जिन पर सुख मिल सके। यहीं से अंजों के आतंक को तोड़ने के लिए मानसिक स्तर पर क्रिया आरंभ हो जाती और अंत तक पहुँचते पहुँचते यही मानसिक संघर्ष प्रतिफलित होकर अतः व्यथा का भार दे जाता है। इस तरह श्रीपद इस मानसिक अंतर्द्वंद से भरे नाटक की चालक शक्ति बन जाता है और पाठक की सहानुभूति प्राप्त कर लेता है। उसका सैलानीपन जीवन का प्रतीक बन जाता है। श्रीपद जीवन के सैलाब में बहता है, पर अपने को संयत रखने की अद्भुत शक्ति रखता है। उसके हृदय की व्यापकता में सभी के लिए स्थान है। वह 20 बरस बाद अन्नों से कहता है कि यदि मुझे पता होता तुम मुझे छूने की कोशिश में हो तो मैं रुक जाता और तुम्हें पकड़ाई दे जाता। उसके एक क्षण बाद ही नौकरानी मुन्नी से कह सकता है,
अभी भरी नहीं तबीयत यहाँ से, चलो दिखा लाए बाहर की भी दुनिया कुछ। और वहाँ अंजू की मार से संतप्त मौन पात्रों को देखकर उसके जुल्म के प्रति करहाता है। अंजू की तस्वीर देखकर वह सहसा बुदबुदा उठता है। मान गए भाई अंजू दीदी तुम्हारे जादू को, पर अंजू के उस दबाव और अत्याचार का वहाँ विरोधी है। अपनी सगी बहन की आत्महत्या की बात सुनकर भी वह दया से द्रवित नहीं होता और उसे सख्त मॉर्बिड ही कर पुकारता है, क्योंकि वह जानता है कि अंजू का अंत यही हो सकता था। एक गलत काम को देखकर जैसे अनायास ही उसका मन विरोध में उठ खड़ा होता है, ठीक वैसे ही 20 बरस बाद श्रीपत अंजू के अत्याचार की पुनरावृत्ति ओमी द्वारा होते हुए देखकर अपने आप उसी विरोध भावना से भर उठता है। अत्याचार स्वयं अपना स्वाभाविक रूप श्रीपत के उस कथन से मिल जाता है जो वहाँ अन्नों से कहता है, कसम ले लो इन 20 बरसों से कभी मेज पर सोया हूँ, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि अंजू दीदी अपनी प्रतिनिधि छोड़ गई है। जो कुछ बातों में अंजू दीदी के कान काटती है, तब ना जाने क्या हुआ कि फिर वैसे का वैसा हो गया। वह जिस अत्याचार को अंजू के समय में नीरज पर होते हुए देखता था, उसी को फिर ओमी द्वारा नीलम पर होते हुए देखता है। अंजू नीरज को कमिश्नर बनाना चाहती थी और नीरज क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता था। अब दूसरी पीढ़ी में नीरज का पुत्र नीलम कवि बनना चाहता है, लेकिन नीरज उसे कप्तान बनाना चाहता है और उसकी पत्नी ओमी IAS। जीवन निर्माण के इन मानदंडों के पीछे एक बहुत बड़ा स्वाभाविक सत्य है, जो वर्ग, देश और काल की सीमाएं भुलाकर सबको एक सा प्रभावित करता है। यह वह अतृप्त सपना है जो जिसके जीवन में फलीभूत नहीं हो पाता, वही उसे सत्य बनते देखना चाहता है। यह जीवन के किसी गहरे असंतोष को अपनी संतति के माध्यम से तृप्त कर लेना चाहता है। यदि किसी की स्त्री या माँ किसी भयंकर रोग से डॉक्टर के अभाव में मर जाती है, तो उसके सुप्त मानस में यह भावना कहीं से आकर बैठ जाती है कि वह अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा। इसी तरह असंतोष के विभिन्न रूपों का सफल प्रतिफलन असंतुष्ट मनुष्य की चाह बन जाता है। इसी चाहत की सहज प्रतिक्रिया के शिकार नीरज और नीलम है। स्वयं नीरज उस वंचना से ग्रसित है, पर उससे निष्कर्ष नहीं निकलता और क्रिकेट कप्तान बनने की अपनी अतृप्त आकांक्षा की पूर्ति के लिए नीलम को तैयार करना चाहता है। श्रीपत इस प्रवृत्ति को देखता है और वहाँ समझकर उसका विरोधी बनता है। इस सारे अत्याचार की जड़ वहाँ कमजोर नसों वाली मॉर्बिड अंजू को देखता है, उसके जादू को देखता है और यह भी समझता है कि अंजू यदि वकील साहब की शराब पीने की लत के कारण न मरती तो किसी और सनक से मर जाती। उसका अंत यही था। उसकी कमज़ोर नसें किसी भी छोटी से छोटी बात को लेकर फट सकती थी, इसलिए वहाँ उस तिलिस्म को जानबूझकर तोड़ता है और अंजू की आत्महत्या का राज अनभिज्ञ वकील साहब के सामने खोलकर जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। वहाँ अति का विरोध करता है और सामान्यता का मार्ग सामने रखता है। चारित्रिक आतंक से स्वतंत्र उस जीवन का रूप वहाँ सामने रखता है जो दबाव, जुल्म और मानसिक दास्ता से मुक्त अपनी प्रतिभा से प्रस्फुटित होना चाहिए। संभवतः यही लेखक का मूल मंतव्य है। नीरज और ओमी श्रीपत और अंजू की परछाइयाँ हैं। ओमी तो अंजू की रूह है और नीरज श्रीपत का अपूर्ण सपना, और नीरज का पुत्र नीलू उस सपने की संभावित परिणति का संकेत। पर अन्नो तो वहाँ सूत्र है जिसके अभाव से इस नाटक की कथा वस्तु को संजोया ही नहीं जा सकता। अन्नो के हाथों में वहाँ सूत्र है जिसे लिए हुए वहाँ अपने में सिमटी सिमटी एक परिवार के सारे दृश्यों को देखती और बुनती जाती। एक घटना का सूत्र दूसरे घटना से जोड़ती है। 20 वर्ष के व्यवधान को उसकी उपस्थिति जोड़े रखती है। शायद जीवन की सबसे बड़ी विडंबना तो अन्नो ही लेकर चली है। श्रीपत सब कुछ समझते हुए भी सहज उपेक्षा से उसे टाल जाता है। वहाँ तो अपने जीवन की रंगीनी लेकर मुखरित ही नहीं हो पाती कि नाटककार की कलम उसका जीवन दान में मांग लेती है और यूँ अपनी कार्यसिद्धि कर लेती है। इतने पात्रों के जीवन को लेकर जिस संवेदना को उभारा गया है, वहाँ अपने मूल रूप में एक विचार है जो जीवनगत सुख दुख, हर्ष विषाद, व्यथा करुणा, आदर्श और यथार्थ को अपने में संजोकर
एक निष्कर्ष पर ले जाता है, पर लेखक के आधारभूत हथियार की मार उपदेश रूप में न होकर व्यक्तियों के टूटे हुए जीवन की संवेदनाओं से उभरकर हम पर पड़ती है। नाटक के पात्र अपनी तरह से जीते चले जाते हैं, वस्तु निर्माण होता जाता है और आधारभूत विचार भीतर भीतर चलकर स्वीकृति प्राप्त करता जाता है। उसे स्वीकार्य बनाने के लिए कहीं भी कला का गला नहीं घोटा गया है। पूरे कथानक का केंद्रीकरण व्यापक समाज की अंतश्चेतना में बैठी उस असंतुष्ट आकांक्षा की अत्याचारिता पर है, जो एक सनक की तरह प्रकट होकर अनजाने ही जुल्म करने लगती है। उस सनक का शिकार समाज का हर प्राणी है, किंतु जब तक यहाँ सनक क्रियाशील होकर जीवन पर हावी होने लगती है तो जीवन झूठा और कृत्रिम होता है। इस दबाव और मानसिक अत्याचार की वृत्ति को उघाड़ कर रख देने का कार्य श्रीपद द्वारा संपन्न होता है। छोटे छोटे घटना सूत्रों से यहाँ बात बड़े ही सांकेतिक रूप से उद्घाटित होती जाती है, और जहाँ इन सभी घटनाओं का एकीकरण होता है वहाँ करुणा, अवसाद और दया के उद्वेगों से मिलकर शक्ति और विश्वास का भी उदय होता है। एक और ऐसे अप्राकृतिक अचेतन मानस के प्रतिबंधों से लड़ने की शक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर सामान्य सुघर और सुंदर जीवन को गढ़ने का विश्वास जागता है। दूसरों पर व्यक्तिगत विचारों का आरोपण अपने में एक नैतिक पाप भी है। खलील जिब्रान की एक पंक्ति है कि बच्चों को सब कुछ दो पर अपने विचार मत दो। परंपरा रूप में अंजू नीरज को अपना सा बनाना चाहती है और नीरज अपने पुत्र नीलम को अपनी इच्छा अनुसार ढालना चाहता है। नैतिक पाप की यहाँ परंपरा दोनों पीढ़ियों में चलती रही है। अभिजात वर्ग की जिस झांकी को अशक जी ने इसमें प्रस्तुत किया है वहाँ यद्यपि उस जीवन का एक अंश है, पर जितनी संपूर्णता से उसे अभिव्यक्ति मिली है वह अन्यत्र दुर्लभ है। सामाजिक जीवन चाहे वह किसी वर्ग का हो, अपनी विषमताओं और खूबियों से मिलजुल कर ही बना है। समाज के जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व इस नाटक में हुआ है उसकी समस्याओं के अंतर्भूत यथार्थ का उद्घाटन तो इसमें है ही, साथ ही उसका विश्लेषण भी है। और चीड़ फाड़ करके नाटककार केवल उस घाव को खोलकर ही नहीं रख देता वरन उसके उपचार का उपाय भी पेश करता है। यदि एक और अशक जी ने उस वर्ग के भ्रम, सनक और व्यर्थ मूल्यों को अपनी पूरी शक्ति से विध्वस्त किया है, तो दूसरी ओर उनके संतुलन के मार्ग का निर्देश भी किया है। अशक जी की विध्वंसक और निर्माता दोनों रूपों में सामने आते हैं। संभवतः हिंदी नाटकों में अभी तक इतनी निर्मल कहानी नहीं आई है। अभिजात वर्ग एक नहीं अनेक समस्या है। उन परिवारों में पहले आपसी विद्वेष, सेक्स की विकृतियां आदि अनेकानेक समस्याएं हैं जिन्हें उठाया जा सकता है, पर शायद अशक जी की दृष्टि सुख और दुख के उन स्रोतों को अधिक सतर्कता से पकड़ लेती है जिन्हें हम साधारण कहकर छोड़ देते। इस नाटक में कहीं कलुष, वासना या विकृत प्रेम आ ही नहीं पाता। एक अति साधारण बात को उठाकर उस वर्ग के जिस यथार्थ का उद्घाटन इसमें हो गया है वहाँ भी उसकी मुख्य समस्या है। यह सहसा दिखाई पड़ने लगता है। प्रेम, अर्थ आदि रो परे चारित्रिक मनोवृत्तियाँ, ग्रंथियाँ और विलक्षणताएं भी हैं जो आकस्मिक परिस्थितियों के अभाव में भी जीवन को प्रभावित करके तोड़ती और बनाती रहती है। अंजू दीदी मनोविकारों के घात प्रतिघात और उनकी प्रतिक्रिया की कहानी है। कोई देवी घटना वहाँ नहीं है। आकस्मिक रूप से बदलने वाली परिस्थितियाँ वहाँ नहीं है जो जीवन को अंधेरे या उजले मोड़ पर डाल देती है। उसकी कथा की प्रेरक शक्ति है मनोविज्ञान जो उस विशिष्ट परिवार की वास्तविक स्थिति से प्रभावित होकर निरंतर विकसित होता रहता है, तो नाटकीय सूत्र को बढ़ाता है। केवल व्यक्तियों और मान्यताओं के संघर्ष से वर्गीय यथार्थ की आत्मा जैसे मुखर हो उठी और उनके रहन सहन, अतिशय पाबंदी, नियंत्रण और मशीनी सोच की सारी विषमता साकार हो उठती है। टॉलस्टॉय के उपन्यास अन्ना कैरिना की प्रथम पंक्ति सहसा याद हो आती है। हैप्पी फैमिलीज आर अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओवन वे। सब तरह से संपन्न अंजों का परिवार इस तरह भी दुखी हो सकता है। यह सत्य अनायास ही उभर कर सामने आ जाता है। इसी यथार्थ को अंजों की सनक और परिवार की ट्रेजेडी में गूंथ कर अशक जी ने निश्चय ही एक कलात्मक सिद्धि प्राप्त की है।
कलात्मक इसलिए कि कला स्वयं एक विशिष्ट सामाजिक चेतना है और अंजू दीदी के सामाजिक कथानक में भी अशरफ जी ने जिस चेतना की अनुभूति को पकड़ा है और जिसे जिस तरह अभिव्यक्ति दी है वहाँ अपने में इतनी पूर्ण है कि वस्तु पर चढ़े हुए शैली के आवरण का आभास ही नहीं होता और वस्तु स्वयं में इतनी सजी संवरी लगती है कि यहाँ कहना कठिन हो जाता है कि उस पर शिल्प का आवरण है ही नहीं। वस्तु और शैली का वहाँ एकीकरण और एकात्मकता ही कलात्मक सिद्ध होती है। 20 वर्ष के लंबे समय को इस निपुणता से बांध लेना हिंदी नाटक के लिए नवीन अनुभव है। इतने बड़े कालक्रम को बिना स्थान बदले मुखर कर देना अशरफ जी की अद्वितीय उपलब्धि है, जिसका श्रेय केवल उन्हीं को है। नाटक रचना के इस नवीन प्रयोग के लिए हिंदी का पाठक और दर्शक उनका ऋणी रहेगा। केवल 2 अंकों में एक ही स्थान है, यहाँ तक कि एक ही कमरे में जीवन नाटक को इस तरह संजो देना चमत्कार ही कहा जा सकता है। अशरफ जी के अन्य नाटकों को देखते हुए उनके शिल्प की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए अंजू दीदी नाटकीय विधान और वस्तु निर्माण की एक सीमा रेखा अंकित करता है। 2 अंकों में 2 बड़े और 2 छोटे दृश्यों का अद्भुत शिल्प विस्मय डाल देता है। इतने कम परिवर्तन से जीवन के ऐसे व्यापक क्षेत्र को चित्रित कर लेना एक दुर्लभ समस्या है, जिसे अशरफ जी से एक व्यापक रंगमंचीय अनुभव की देन ही स्वीकार करने में संतोष मिलता है। चिंतन तथा व्यापक सामाजिक अनुभवों की सम्मिलित शक्ति ने अशरफ जी की दृष्टि को समस्याओं के मर्म तक पहुंच जाने की सामर्थ्य दी है और वह दृष्टि समस्या को केवल उधेड़ कर रख देने का ही न काम करती है, बिखरते और टूटते मानों और मूल्यों के संतुलन का संकेत भी देती है। इसलिए वहाँ निषेधात्मक होते हुए भी रचनात्मक अधिक है। हिंदी के रंगमंच का जो नया दौर उभरता दिख पड़ रहा है, उसके लिए आज हिंदी के पास अधिक नहीं तो ऐसी भी कुछ समर्थ कृतियाँ हैं जो विकसित भाषाओं के रंगमंच के सामने विनम्र गर्व से प्रस्तुत की जा सकती है। अशरफ जी के सृजन स्रोत इस दिशा में प्रवाहमान है। यह हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है।